Hello everyone, welcome to my channel Rudy's The Legal World. So we are into a fifth part of this chapter, which is legislative framework of COGO. So we are doing the question like corporate governance for public sector enterprises, or public sector enterprises has to follow which kind of what corporate governance the public sector enterprise has to follow. So let's get started. So first of all, DPE जो होता है Department of Public Enterprises, DPE Department of Public Enterprises नोडल डिपार्टमेंट होता है फॉर इशूइंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो सबसे पहले एक बात समझ में आ रही है, देखो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कोको, तो हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए डीपीई गाइडलाइंस होती है। So similarly over here it is saying one and same thing that डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो होता है वो एक नोडल डिपार्टमेंट होता है फॉर इशूइंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। Second, so government is major shareholder in public sector undertaking and corporate central public sector enterprises. आगे जाके इस पर पूरा डिटेल बात करनी है, तो अच्छे से पढ़ लो क्या बोल रहा है। दैट गवर्नमेंट इज मेजर शेयर होल्डर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ऑब्वियसली जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है वो नॉर्मली गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड की होती है, या गवर्नमेंट का स्टेक होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। तो सिमिलरली इट सेज दैट गवर्नमेंट इज मेजर शेयर होल्डर इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस undertaking central public sector enterprises and responsible है to set higher standard of governance. So are we understanding the two thing that DPE is a nodal department for issuing COGO for public sector enterprises, or public sector enterprises uses the DPE guidelines, as you can say. गवर्नमेंट जो मेजर शेयर होल्डर है इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर CPSEs में, दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, एंड रिस्पॉन्सिबल है हायर टू सेट हायर स्टैंडर्ड फॉर गवर्नेंस। देन द थर्ड पॉइंट सेज दैट कि गाइडलाइंस गाइडलाइंस जो है कोगो पे फॉर CPSEs जून 2007 में वॉलंटरी कर दिया। क्यों वॉलंटरी कर दिया? टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन फंक्शनिंग ऑफ CPSEs। ठीक है, देन इट सेज, फिर दो ये पॉइंट पूरा, ये एक पॉइंट है दैट CPSE जो है दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कैटेगराइज्ड है इनटू टू कैटेगरीज, टू ग्रुप्स, दैट इज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे या फिर नहीं लिस्टेड है। लिस्टेड है तो सिंपल है, सेबी ऑर्डर फॉलो करेगी और फॉलो प्रोविजन ऑफ दीज गाइडलाइंस करेगी, DP गाइडलाइंस भी करेगी अनटिल अनलेस इट इज़ नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग टू सेबी ऑर्डर। एंड अगर लिस्टेड नहीं है तो लिस्टिंग फॉर नॉन लिस्टेड CPSE में ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड, लिस्टिंग होने के लिए भी कंसिडर करेगी। और लिस्टेड नहीं है तो गुड कोगो इन कन्फर्मिटी विथ सेबी गाइडलाइंस करेगी। एंड मैंडेटरी होगा इसके लिए, शेल फॉलो गाइडलाइंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन मैंडेटरी बेसिस। अगर कोई CPSE लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे तो उसको मैंडेटरी कोगो फॉलो करना पड़ेगा। सो आई होप इतना क्लियर था अपने को। what we studied in this slide, you can say what we did study about it. सबसे पहले हमने देखा दैट क्वेश्चन क्या है, दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, आर वी डूइंग कोगो इन इंश्योरेंस कंपनी, आर वी डूइंग कोगो इन कोगो फॉर बैंक्स, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। इंश्योरेंस का करना है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, बट आई एम सेइंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट दैट व्हाट आर द कोगो टू बी फॉलोड इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो फर्स्टली वी अंडरस्टूड द थिंग दैट फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस DP गाइडलाइंस इज देयर। सो DP गाइडलाइंस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए DP गाइडलाइंस होता है। एंड DPE जो है वो एक नोडल डिपार्टमेंट होता है फॉर इशूइंग कोगो गाइडलाइंस फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एज एन जैसे भी लिखना लिख सकते हो। फिर गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में और CPSE में मेजर शेयर होल्डर होती है एंड रिस्पॉन्सिबल होती है हाई टू सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर गवर्नेंस। ये दो पॉइंट क्लियर हुआ। देन वी डिड सी दैट 2007 में CPSEs जो था गाइडलाइंस ऑन कोगो फॉर CPSEs वो वॉलंटरी कर दिया गया टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन फंक्शंस ऑफ CPSEs। देन हमने देखा दैट CPSE जो है वो कैटेगराइज है दो कैटेगरी में, कैटेगरी 1 विच इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड विच इज नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड है तो सेबी लोडर फॉलो करेगी और दीज गाइडलाइंस भी फॉलो करेगी अनटिल इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग टू सेबी लोडर। एंड अनलिस्टेड है तो लिस्टिंग होने के लिए कोशिश करेगी और कोगो फॉलो करेगी कंफर्मिटी विथ सेबी गाइडलाइंस, एंड मैंडेटरीली उसको कोगो फॉलो करना पड़ेगा। So shall follow guidelines for COGO mandatory basis. So are we done with the slide?
यस, नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर। तो इसका शॉर्टकट कैसे देख सकते हैं एग्जाम में याद रखने के लिए कि पहला इसने बात किया है डीपीई के बारे में, देन इट टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट जो है वो मेजर शेयर होल्डर है, ठीक है। देन इट टॉक्स अबाउट गाइडलाइंस ऑन कोगो फॉर सीपीएसईज, सो ठीक है, गाइडलाइंस फॉर सीपीएसई कोगो 2007 में वॉलंटरी कर दिया टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। फिर है 3 पॉइंट हो गए। फिर है कि सीपीएसई वो 2 कैटेगरी में है, लिस्टेड है तो क्या, अनलिस्टेड है तो क्या। लिस्टेड है तो सेबी लोडर फॉलो करेगी, अनलिस्टेड है तो मैंडेटरी फॉलो करना पड़ेगा क्या, कोगो गाइडलाइंस। तो आर वी डन विद द शॉर्टकट की इतना भी याद करके गए तो अपने को बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, अंदर का पता चल जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट इज। देन वी हैव दिस, that is salient features of guidelines on COCO for CPSEs 2010. So are we doing the features of guidelines on COCO for CPSEs 2010? Are we doing features for guidelines on CPSE for 2010? Sorry, COCO for CPSE 2010. ठीक है, क्या कर रहे, फीचर्स कर रहे हैं किसका, गाइडलाइंस ऑन कोगो फॉर सीपीएसईज, ठीक है। इसका शॉर्टकट देख लो, पहले डायरेक्ट के बारे में बात करेंगे, बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करेंगे, कंप्लायंस के बारे में बात करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करेंगे, देन रोल या फिर क्लैरिटी बिटवीन बोर्ड एंड मैनेजमेंट, देन ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्टर। तो दिस इज शॉर्टकट एंड ये पूरा इसका ब्रॉड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या बोल रहा है, वी आर डूइंग अगेन, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, क्वेश्चन ये है दैट salient फीचर्स ऑफ गाइडलाइंस ऑन कोगो फॉर सीपीएसईज। तो पहला वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम डायरेक्टर्स के बारे में बात करें कि कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, ये पूरा दिस टॉक्स अबाउट डायरेक्टर्स। Then this talks about number of board meetings. So this talks about board meeting as I stated over here. Compliance, this talks about compliance की compliance of laws to be reviewed periodically, कि compliance जो भी है लॉ का उसको रिव्यू कर दो पीरियोडिकली, पॉइंट खत्म। COC है विच इज़ दिस कोड ऑफ कंडक्ट बताया है। Then we have role and clarity between board and management. So it says that functional role clarity between board and management कि क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए रोल एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड चार्टर का, एंड एनकरेज्ड टू आर्टिकुलेट इट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव। ये है फंक्शनल रोल क्लैरिटी बिटवीन बोर्ड एंड मैनेजमेंट। देन वी हैव गॉट ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्टर। तो ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्टर दैट कंपनी शैल अंडरटेक द ट्रेनिंग प्रोग्राम and imparting training on corporate governance and code of business ethics. So we have seen this in a broad perspective. Let's understand this one by one. Okay. So firstly, what does it say? Let's understand this. It says that when we talk about composition, it says that optimum combination of functional nominee plus independent director क्या होगा, कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कि किसका कॉम्बिनेशन चाहिए, फंक्शनल डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, नॉमिनी डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। फंक्शनल डायरेक्टर्स है तो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। नॉमिनी डायरेक्टर्स कितना रख सकते हो, तो मैक्सिमम 2 रख सकते हो। लिस्टेड सीपीएसई है तो बोर्ड विद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अगर, तो एटलीस्ट 50% आईडी होनी चाहिए। अदर केस है तो 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। तो ये लर्न कैसे रहेगा, दैट्स द मेजर कंसर्न ओवर हियर। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले क्या बोल रहा है, फर्स्टली व्हाट द क्वेश्चन वी आर डूइंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ गाइडलाइंस ऑन कोगो फॉर CPSEs 2010. In that we seen that there is at least 1 2 3 4 5 6 points are there, which is directors, board meeting, compliance, COC, role, clarity between board and management, and training of directors. So we are quite done with training of director, that company shall undertake the training program and imparting training on COGO and code of business ethics. So we are done with one point. Then we have got board meeting में it says that ठीक है, board meeting रहने दो। compliance we are done, that compliance of laws to be reviewed periodically, that जो भी compliance हो रहा है laws का, that has to be reviewed periodically. So we are quite done with training and compliance. We are left with 4 thing, which is directors, board meeting, COC, and role clarity between board and management. We also did role clarity. We also did this one, that functional role clarity between board and management. At least if you remember this one point, that would be sorted. Like that is, there has to be a clear definition of roles and division of responsibility
फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड चार्टर एंड ये वाला पॉइंट नहीं भी क्या तो चलेगा, दैट इतना याद रखना जरूरी है दैट देयर हैज टू बी अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ रोल एंड डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. So we are quite done with 3 points and we are remained with 3 points, that is directors, board meeting and COC, right? Directors, board meeting and COC. So let's do that now. What does it say about director? It says that when we talk about composition of director in here, which is guidelines for CPSE, it says that there shall be optimum combination of functional nominee and independent director. ऐसा ही नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही भर दो पूरा ऑफिस में, या फिर फंक्शनल डायरेक्टर ही भर दो, या फिर नॉमिनी डायरेक्टर ही भर दो, तो ऐसा तो नहीं होगा. देयर हैज़ टू बी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल नॉमिनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. देन सेकेंडली इट सेज कि फंक्शनल डायरेक्टर्स है तो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 50%. एंड नंबर ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर कैन बी मैक्सिमम 2 ओवर ईयर. एंड लिस्टेड CPSE अगर है तो बोर्ड विथ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अगर है, बोर्ड विथ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कि चेयरमैन आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो एटलीस्ट 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे. और अगर बोर्ड आपका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं अदर केस है तो एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे. सो आई होप वी आर डन विथ कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर. हियर आई हैव सीन, आई हैव मेंशन दैट डायरेक्टर के बारे में कंपोजिशन बताना है, राइट? So here we did complete the composition of directors. That composition of directors, that there has to be optimum combination of nominee, functional या independent director. Functional directors अगर है तो maximum 50% हो सकते हैं, 50% से ज़्यादा exceed नहीं होना चाहिए. दैट नंबर, देन नंबर ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर मैक्सिमम 2 रख सकते हो. लिस्टेड CPSE है और अगर बोर्ड में आपका एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, सो एटलीस्ट 50% हैज़ टू बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द बोर्ड. एंड अदर केसेज है तो 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर वुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. सो दिस इज वी आर डन राइट नाउ विद बोर्ड कंपोजिशन. Director composition. So director composition we are done. We saw that compliance of laws to be reviewed periodically. We did see that role and clarity between board and management. So there has to be clear definition between roles and division of responsibilities. Then training of directors, we saw that corporate governance होना चाहिए, imparting training and code of business ethics होना चाहिए. So now we have to worry about basically here is that कि board meeting के बारे में क्या बोला है और COC के बारे में क्या बोला है. So COC over here says that code of conduct for all board member या फिर senior management shall affirm compliance. जो आप कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे हो बोर्ड मेंबर्स के लिए या फिर सीनियर मैनेजमेंट के लिए, मेक श्योर दैट अफर्म कंप्लायंस. Second, it says that circulate whatever code of conduct you're mentioning for your board members, senior management. Make sure that is posted on your website. And annual report shall contain declaration to this effect signed by its chief executives. And CPSE executives जो होंगे accountable होंगे for their performance. देन इट डज टॉक अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट में हमने क्या देखा. सबसे पहले बोल रहा है दैट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल बोर्ड मेंबर्स के लिए बना रहे हो, सीनियर मैनेजमेंट के लिए बना रहे हो. मेक श्योर दैट अफर्म कंप्लायंस एंड डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट साइन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव की कंप्लायंस हो रहा है. एनुअल रिपोर्ट में कंटेन करो डिक्लेरेशन टू इफेक्ट साइन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव. वेबसाइट पे डालो. CPSE एग्जीक्यूटिव्स होंगे अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस. एंड एक्सटर्नल इंटरनल चेंजेस कुछ है तो केयरफुली उसको डील करो. दैट्स कोड ऑफ कंडक्ट. So we are done with directors, we are done with compliance, we are done with COC, we are done with role clarity, we are done with training of director. We have to do just one thing which is number of board meeting कि भाई board meeting कितना होने वाला है. तो एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 months एक मीटिंग रखो. एटलीस्ट 3 महीने में एटलीस्ट एक मीटिंग रखो और 4 मीटिंग रखो साल में. टाइम गैप बिटवीन 2 meetings नॉट मोर देन 3 months. And directors shall not members in more than 10 committees and chairman not to be chairman. Director shall not be chairman of more than 5 committees. So this is talking about board. So let me just revise this for you. We are talking about salient features of COGO. Salient features of COGO for CPSEs 2010. So in that we had done our A part, which is board of directors. So when we talk about board of director, we have to understand 6 points. That we have to talk about director composition, we have to talk about board meeting, we have to talk about compliance, COC, role and clarity and training of director. तो यहाँ पे training of directors में तो समझ में आया that board shall undertake the training facility and impart training COGO के लिए and code of business ethics के लिए training समझ में आ रहा है. Compliance भी समझ में आया that compliance of laws to be reviewed periodically, ये भी समझ में आ रहा है. छोटी छोटी जो pointers है. Then we also understood that role clarity between board and management, that there has to be clear definition of roles and division of responsibility.
देन वी अंडरस्टूड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट COC, इन COC इट सेज दैट कि जो भी बोर्ड मेंबर्स है या सीनियर मैनेजमेंट है शेल अफर्म द कंप्लायंस, और एनुअल रिपोर्ट में दैट देयर हैज टू बी अ सेक्शन वेयर इट इज डिक्लेरेशन गिवन बाय द डायरेक्टर्स इफेक्टिव साइन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव दैट द कंप्लायंस इज टेकिंग केयर ऑफ. देन सर्कुलेट करना है, पोस्टेड ऑन वेबसाइट, सॉरी सर्कुलेट जो भी सर्कुलेट किया आपने कोड ऑफ कंडक्ट, दैट हैज़ टू बी पोस्टेड ऑन योर वेबसाइट. देन CPSE एग्जीक्यूटिव्स जो होंगे वो अकाउंटेबल होंगे उनके खुद के परफॉर्मेंस के लिए, एंड एक्सटर्नल चेंजेस कोई भी है दैट हैज़ टू बी डेल्ट केयरफुली. Afterwards, we saw that we are done with compliance, we are done with COC, we are done with this. So we have remained with 2 pointers. One is says that when we talk about directors composition, it says that there has to be optimum combination of functional nominee and independent director. देन अगर फंक्शनल डायरेक्टर है तो 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नॉमिनी है तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, लिस्टेड है तो अगर बोर्ड में आपका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इफ़ ही इज़ अ चेयरमैन, इन दैट केस 50% IDs हैज़ टू बी देयर, एंड अदर केस 1/3 ऑफ जो टोटल बोर्ड कंपोजिशन होगा वो ID होनी चाहिए, दैट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. देन वी सॉ दैट पार्ट टाइम डायरेक्टर्स का जो भी कॉम्पनसेशन एंड रेम्यूनरेशन होगा, कॉम्पनसेशन होगा for part-time director, that shall be fixed by the board. And then we also saw that number of board meetings has to be how much. So 3 महीने में 1 मीटिंग रखो, 1 साल में 4 मीटिंग रखो एटलीस्ट, एंड 2 मीटिंग के बीच में 3 महीने का गैप होना चाहिए. डायरेक्टर शेल नॉट बी मेंबर ऑफ, अगर जो डायरेक्टर है वो मेंबर नहीं होना चाहिए मोर देन 10 कमिटीज़ में, और अगर डायरेक्टर्स जो है वो चेयरमैन नहीं होना चाहिए मोर देन 5 कमिटीज़ में. सो वी आर डन, वी आर क्वाइट सॉर्टेड विद दिस वन. So we'll be heading up with part B of salient features of guidelines on COCO for CPSEs 2010. So the second part of CPSEs feature says that talking about audit committee. Audit committee quite similar to Companies Act, but थोड़े से provisions अलग भी है. Let's understand that. So firstly, let's move ahead with shortcut. Pointers क्या है? तो इसमें 5 पॉइंट है. क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी, रोल ऑफ ऑडिट कमिटी, पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटी, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी, and review of information by audit committee. So these things are similar. First let's understand qualified independent audit committee के बारे में क्या बोल रहा है. So when we talk about audit committee, it says that qualified independent audit committee होना चाहिए. क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी होना चाहिए. मिनिमम 3, ये सबको याद होगा, आई डोंट थिंक सो अभी ये रिटेन कराने की जरूरत है. मिनिमम 3 डायरेक्टर, 2/3 शेल बी इंडिपेंडेंट, चेयरमैन शेल बी इंडिपेंडेंट, all members should have knowledge of financial matters, chairman shall present at AGM, CS जो होगा कंपनी का, that has to be secretary in audit committee as well. So I hope this is clear, right? CS shall be the secretary. ये पॉइंट तो क्लियर है ना भाई कि ऑडिट कमिटी में 3 डायरेक्टर्स है, 2/3 इंडिपेंडेंट है, चेयरमैन ID होगा, ऑल मेंबर्स शुड हैव नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स एंड चेयरमैन शैल प्रेजेंट एट AGM. CS जो होगा कंपनी का वो होगा ऑडिट कमिटी का भी CS. So we are done with qualified independent audit committee. Now we are doing role, power and meeting of audit committee. So let's understand role, power and meeting of audit committee. What does it say? Role में क्या बोल रहा है? That oversight करना company's financial reporting process, fixation of audit fees. Role of audit committee. Here it's talking about कि audit committee का role क्या है. Are we understanding one thing that here it is talking about कि audit committee का role क्या है? We have to understand that what audit committee has to do, उनका job purpose क्या है, तो वो करते क्या है. So payment to statutory auditor, जो भी ऑडिटर वो लोग अपॉइंट करते हैं उनको पेमेंट करने का काम ऑडिटर का है. उनका फिक्सेशन ऑफ ऑडिट फीस भी वो लोग ही करते हैं, फिक्स करना ऑडिट फीस कितना होगा वो भी वो लोग ही करते हैं. कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसको ओवरसाइट करना उनका काम है, रिव्यू करना है ये सारी चीज़ें, एंड प्रोवाइड ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर, इंडिपेंडेंट, इंटरनल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिस्कशंस विद इंटरनल ऑडिटर एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. ठीक है. रिव्यू करना, तो क्या रिव्यू करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, findings of internal investigation, whistleblower mechanism, follow up action on CAG audit and related party transaction. Now the problem is that कि याद कैसे होगा, राइट? तो इसका 3 पार्टीशन कर दो. सबसे पहले तो ये अपने को समझ में आ रहा है कि फिक्स करना ऑडिट फीस कितना होगा, ये ऑडिट कमेटी का काम है. पेमेंट करना स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, ये भी उसका काम है. और ये दोनों तो अपने को समझ में आ रहा है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसाइट करना, ये भी इसका काम है. चलो ये पॉइंट समझ में आ गया. फिर रिव्यू करना क्या? तो रिव्यू करना फाइनेंशियल, देखो ये बच्चों वाली चीज़ है यार, सबको पता है, सबने ऑडिट कमेटी पढ़ा है, सबको पता है कि जो ऑडिट कमेटी होता है वो रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. लिख नहीं सकते आप?
परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिटर होते हैं उसके परफॉर्मेंस को रिव्यू करने का काम होता है ऑडिट कमेटी का। एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैसे चल रहा है, एडिक्वेट है या नहीं, क्या मेजर्स लाने, क्या चेंजेस लाने, फाइंडिंग्स ऑफ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में क्या फाइंडिंग्स आया, इज इट नॉट सफिशिएंट, डू वी हैव टू अपॉइंट द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर दिस पर्पज, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म, फॉलो अप एक्शन ऑन कैग ऑडिट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सो आर वी अंडरस्टैंडिंग वन थिंग फ्रॉम हियर दैट रोल ऑफ ऑडिट कमिटी को रिव्यू करना कि जो आरपीटी के केसेस होते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के, वो रिव्यू करना ऑडिट कमिटी का काम है। फिर इंटरनल से आप ये कनेक्ट कर सकते हो कि परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, फाइंडिंग्स ऑफ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, आरपीटी एंड विसल ब्लोअर को कनेक्ट कर लो, फॉलो अप एक्शन ऑन कैग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना। So these are the role of audit committee, right? And provide open communication between auditor, independent and internal board of directors. Discussion with internal auditor and statutory auditors. So this is nothing but the role of audit committee. See, this is something that you will not able to recollect in one go or in one study. I might tell you, I might explain you things, but you have to at least two to thrice, twice to thrice, you have to read this, you have to study this. क्योंकि जितने बार आप उसको रिव्यू करोगे ना, जितने बार आप उसको ये पेपर उठा के पढ़ोगे, उतने बार यू विल अंडरस्टैंड कि ठीक है ये पॉइंट आ गया। तो मेरा सजेशन वुड बी फॉर यू फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर नंबर 2 वुड बी दैट मतलब इसके चैप्टर में दम नहीं है, कोई खास नहीं, बट ये इतना टफ क्यों जा रहा है? बिकॉज सारा थियोरिटिकल है, सारा रिटेन करना मुश्किल है। Is it not that we are not understanding this thing? Is it that how we would retain this during the exam? So for that purpose you have to just 3 से 5 बार बस देखना है कि हाँ ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट इधर है। दैट इज़ वाई मैंने ये साइड में पॉइंटर्स भी इसलिए बनाए क्योंकि ये इतना रिटेन कर पाना मे भी पॉसिबल ना हो, मुश्किल हो, बट एटलीस्ट इफ़ आई रिमेंबर दीज पॉइंटर्स आई कैन डू। मतलब कुछ नहीं आएगा तो भी आई कैन मतलब राइट ऑन माई ओन कि क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट अकाउंट ऑडिट कमेटी के बारे में ये था, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी तो कुछ भी लिख, मतलब जो भी रेलिवेंट है वो लिख दिया, पावर ऑफ ऑडिट कमेटी तो क्या, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी तो सबको ही पता है कैसे होता है, ठीक है। सो आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट? लेट्स मूव अहेड विद पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी। सो पावर्स क्या है? दैट इन्वेस्टिगेट करना एनी एक्टिविटी, सीक इन्फॉर्मेशन, प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर्स एंड ऑब्टेन आउटसाइड लीगल एडवाइस, सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स। तो इज इट डिफिकल्ट कि पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी क्या है? प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर, सीक इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी, लीगल ऑब्टेन करते लीगल एडवाइस ऑब्टेन कर सकते हैं, सिक्योर करना अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स। इज इट डिफिकल्ट? नो, इट जस्ट हैव टू रीड ट्वाइस टू थ्राइस। देन मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, अब ये सबको पता है कि 4 times इन अ ईयर मीटिंग होती है। देन नॉट मोर देन 4 months shall elapse between 2 मीटिंग। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज दिस इज फॉर मीटिंग्स फॉर ऑडिट कमेटी फॉर CPSE, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट also that we are doing audit committee for CPSEs. So meeting has to be at least 4 times in a year, not more than 4 months shall elapse between 2 meetings, and quorum hoga 2 members of 1/3 whichever is greater, whichever is not less, whichever is greater, minimum 2 IDs hone chahiye. So that's meeting of audit committee for CPSEs. देन वी हैव रिव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय ऑडिट कमेटी की रिव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑडिट कमेटी कौन से इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करेगी? सो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ RPTs, मैनेजमेंट लेटर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंडिपेंडेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर. सो दिस information would be reviewed by audit committee. So I hope you were able to understand this. I'll just conclude this to you. Let's see if this fixes in your head. I would say let's conclude this. Let's do that. We can do it, right? We can do it. Chalo. So are we understanding that we are in the second part of the features of COGO for CPSEs 2010. फर्स्ट वॉज बोर्ड का था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल था, आई गेस, रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सेकेंड इज ऑडिट कमिटी. सो वी अंडरस्टूड दैट ऑडिट कमिटी में 5 पॉइंट है. दैट इज क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी होना चाहिए, रोल ऑफ ऑडिट कमिटी, पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटी, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी, रिव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय ऑडिट कमिटी. सो आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी व्हेन वी स्पोक अबाउट, हमने देखा कि 1 साल में 4 मीटिंग होनी चाहिए और 2 मीटिंग के बीच में 4 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. एंड वी ऑल्सो सॉ दैट कि कोरम कितना होगा, तो 2 मेंबर या 1/3 विच इज ग्रेटर, मिनिमम जिसमें 2 IDs होंगे. सो आर वी अंडरस्टैंडिंग व्हेन वी सी हियर एंड वी थिंक अबाउट मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी कैसा होगा. आई एम सॉरी अबाउट इट.
सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी कि मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी कैसा होगा, तो मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी में हमने देखा बेसिकली दैट कि साल में 4 मीटिंग होगी, 2 मीटिंग के बीच में 4 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। व्हेन वी स्पीक अबाउट कोरम, तो कोरम कैसा होगा कि 2 डायरेक्टर्स या फिर 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर विच इज ग्रेटर, जिसके बाद 2 मिनिमम आईडी होंगे, राइट। So we are quite done with meeting of audit committee. Let's understand powers of audit committee. Powers of audit committee में we saw कि investigate करना कोई activity, information seek करना, protect करना whistle blower को, outside से legal help लेना, secure करना attendance of outsiders, तो ये powers है audit committee के. So we know now if we talk about powers of audit committee, तो powers of audit committee में we saw that investigate कर सकते हैं, information seek कर सकते हैं, outsider की help ले सकते हैं, whistle blower को protect करने का काम है. So this is we are quite sorted with power of audit committee, meeting of audit committee. रिव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय ऑडिट कमेटी, तो कौन से इन्फॉर्मेशन वो रिव्यू करेगा बेसिकली, तो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर, ये सारा का सारा. यू अंडरस्टैंडिंग दैट वी व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिट कमेटी डज इट, मतलब बहुत सारा इंटरनल घुसा होता है इसमें, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल दिस, इंटरनल दैट, तो इंटरनल करके अपने मन से भी चीज़ें आप लिख सकते हो. So review of information by audit committee, management discussion and analysis, statement of RPTs, independent and internal audit report, appointment and renewal of chief internal auditor. So that. Then we have to understand role of audit committee and will be sorted. Role of audit committee में we saw that रोल ऑफ ऑडिट कमेटी में वी सॉ दैट कि रिव्यू करता है, क्या रिव्यू करता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, फाइंडिंग्स ऑफ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, whistle blower mechanism, follow up action on CAG audit and related party transactions, and fees डिसाइड करता है ऑडिट फीस, और पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी करता है, कम्युनिकेशन रखता है ऑडिटर, इंडिपेंडेंट इंटरनल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में, डायरेक्शंस विद इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर देता है, ओवरसाइड करता है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सो वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन थिंग विच इज क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी, जो मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, 2/3 इंडिपेंडेंट होगा, चेयरमैन इंडिपेंडेंट होगा, ऑल मेंबर्स को फाइनेंशियल का नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल मैटर्स का नॉलेज होना चाहिए, चेयरमैन प्रेजेंट होगा एजीएम में, और सीएस ऑफ द कंपनी वुड बी सीएस ऑफ द ऑडिट कमेटी. सो वी आर क्वाइट सॉर्टेड विद दिस वन. इसका एक और पार्ट है, लेट्स डू दैट. सो इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन, अगेन आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन था फीचर्स ऑफ कोगो इन CPSE 2010, फीचर्स ऑन गाइडलाइंस ऑफ कोगो इन CPSE 2010, जिसमें हमने पहले देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. देन वी सो ऑडिट कमेटी. नाउ दिस इज नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी था, बट यहाँ पे सिर्फ रेम्युनरेशन कमेटी लिखा है. देन सब्सिडरी कंपनी एंड एक और डिस्क्लोजर है इसके बाद. लेट्स डू दीज 2 पॉइंटर्स फर्स्ट. सबसे पहले क्या बोला है, रेम्युनरेशन कमेटी, एटलीस्ट 3 नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में वी नो दैट 3 डायरेक्टर्स होते हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 3 डायरेक्टर होंगे जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होंगे, headed by independent director, and CPSE will not be eligible for performance related pay. मतलब बेसिकली CPSE को परफॉर्मेंस रिलेटेड पे देना है, बट नहीं देंगे अनलेस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर ऑन इट्स बोर्ड. तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है बोर्ड पे, तो फिर अपने को क्या देना है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे CPSE को देना पड़ेगा, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है. सो देन वी हैव गॉट सब्सिडरीज कंपनी. अच्छा, ये चारों पॉइंट बहुत ईजी है एंड वी हैव डन दिस. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. ऑलराइट, तो पहला क्या बोल रहा है, दैट एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ होल्डिंग कंपनी शैल बी डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ सब्सिडरी. मतलब ये कि जो एक एटलीस्ट आपके बोर्ड में जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ही शैल ऑल्सो बी अ डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ सब्सिडरी. तो आपके होल्डिंग कंपनी का जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर होना चाहिए सब्सिडरी कंपनी में भी. सेकेंड बोल रहा है दैट ऑडिट कमिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑल्सो रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स सब्सिडरी. क्या बोल रहा है, ऑडिट कमिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी, ऑडिट कमिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी शैल ऑल्सो रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स सब्सिडरी. करता ही है, तभी तो कंसोलिडेट बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग ऑफ सब्सिडरी शैल बी प्लेस एट दी बोर्ड मीटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी की. जब आप बोर्ड मीटिंग करें होल्डिंग कंपनी का, तो जो मिनट्स है सब्सिडरी के वो भी आप भेज दो, प्लेस करना है बोर्ड मीटिंग में होल्डिंग कंपनी के. मैनेजमेंट शुड पीरियोडिकली ब्रिंग अटेंशन ऑफ बोर्ड ऑफ होल्डिंग कंपनी. मतलब बेसिकली ये कि जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हो रहे सब्सिडरी में, तो मैनेजमेंट को पीरियोडिकली दिखाना चाहिए किसको, तो होल्डिंग कंपनी के बोर्ड को बताना चाहिए कि देखो ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो रहे सब्सिडरीज में. तो सब्सिडरी के 4 पॉइंट क्या थे, कि जो होल्डिंग कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो डायरेक्टर होना चाहिए बोर्ड का सब्सिडरी के. ऑडिट कमिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑल्सो रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स सब्सिडरीज. मिनट्स जो होंगे बोर्ड मीटिंग ऑफ सब्सिडरी के, वो प्लेस करना पड़ेगा मिनट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, मीटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी के. एंड मैनेजमेंट जो है वो पीरियोडिकली ब्रिंग आउट करेगा होल्डिंग कंपनी को कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट होंगे सब्सिडरी के. तो
So now this whole one page talks about disclosure and disclosure of transactions. So the thing is that I'm repeating the question again since it's a ABCDE part में divided है ये question, that features of guidelines on COGO for CPSEs 2010. So first point we did board of directors, second we did audit committee, third we did remuneration, fourth we did subsidiary के बारे में. Now fifth is this one which is talking about disclosures of transactions. ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. सबसे पहले शॉर्टकट में आए तो देखते हैं क्या बारे में बात कर रहा है. तो बेसिकली इट्स टॉक्स अबाउट आरपीटी डिस्क्लोजर टू ऑडिट कमिटी, बोर्ड डिस्क्लोजर, रिस्क मैनेजमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रेम्यूनरेशन, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स ऑन कोगो, कंप्लायंस एंड स्केड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. क्वाइट बिग बट छोटा है, मतलब अंडरस्टैंड करने में तो छोटा है बट रिटेन करने में बड़ा है. लेट्स गो वन बाय वन. पहले कर लेते हैं स्टेटमेंट इन समरी फॉर्म ऑफ आरपीटी कि आरपीटी के बारे में क्या बताना है. सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन, सो आर वी डिस्क्लोजिंग दी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. सो सिमिलरली सेज दैट स्टेटमेंट इन समरी फॉर्म, यू डोंट हैव टू गिव द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बट समरी फॉर्म में कि आरपीटी के क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आपको पीरियोडिकली रखना है. किसके पास? ऑडिट कमेटी के पास. एंड मटेरियल इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस है कोई रिलेटेड पार्टीज के साथ और ऑर्डिनरी कोर्स या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, that has to be placed before audit committee. So are we understanding one thing, that first point here in disclosure of transaction, it talks about that we are submitting the related party transaction in a summary form to audit committee, and second are we making sure that material individual कोई transactions है related party के साथ जो कि ordinary course of business में नहीं है और placed before audit, so that has to be placed before audit committee. Afterwards, सो डिड वी अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो आरपीटी का जो भी स्टेटमेंट होगा समरी फॉर्म में ऑडिट कमेटी के पास में रख दो. कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल चेंजेस हो रहे हैं इन रिगार्ड्स विथ रिलेटेड पार्टी जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो फिर आपको वो भी रखना पड़ेगा ऑडिट कमेटी के पास. सो पहला पॉइंट क्लियर है. देन लेट्स डू दिस वन. मैनेजमेंट के बारे में क्या बोल रहा है ये? एज पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बेसिकली वी ऑल नो दैट डायरेक्टर्स की रिपोर्ट बनती है. डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस एक सेक्शन आता है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, दैट शुड बी पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट. सो बेसिकली एनुअल रिपोर्ट में बोर्ड रिपोर्ट जो आप डालोगे उसमें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट आप डालोगे कि मैनेजमेंट क्या एनालिसिस है, क्या डिस्कशन है अबाउट ऑल द डिस्क्लोजर्स दैट यू हैव टू मेंटेन ओवर देयर. सो दिस इज इट. ओके, देन वी हैव गॉट रिपोर्ट ऑन कोगो. सो सेपरेट सेक्शंस इन एनुअल रिपोर्ट. जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इफ यू हैव सीन एनी अ टाइम, मतलब कभी भी अगर देखा होगा तो सेपरेट सेक्शंस होता है एनुअल रिपोर्ट में फॉर रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. एनुअल रिपोर्ट में एक साइड में सेक्शन आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो मैम वो दिया हुआ है. सो वी डिड वॉट? वी डिड आरपीटी, वी डिड मैनेजमेंट, वी डिड रिपोर्ट ऑन कोगो. रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है. रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में इट सेज दैट कि जो भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप होगा ऑफ पार्ट टाइम डायरेक्टर, ऑल पिक्यूनरी रिलेशनशिप ऑफ पार्ट टाइम डायरेक्टर्स डिस्क्लोज इन एनुअल रिपोर्ट. बेसिकली तुम्हारी कंपनी में जितने भी पार्ट टाइम डायरेक्टर्स है उसको एनुअल रिपोर्ट में बताओ कि ये मेरे पार्ट टाइम डायरेक्टर्स है. और ये क्यों बताते हैं हम लोग, क्या ज़रूरत है बताने की, क्यों ज़रूरत है मैं बताती हूँ. जब भी कंपनी कोई फ्रॉड कर रही है, किसी चीज़ के लिए लाइबल है, किसी चीज़ के लिए ये हो सकता है, कॉन्फिस्केट हो सकते हैं एसेट्स, या किसी चीज़ के लिए कंपनी अंदर जा रही है. इन शॉर्ट दी ऑफिसर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, इन दैट केस अगर ये लोग पार्ट टाइम है तो ये लोग बच जा रहे हैं ना कि हम तो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स है. कंडीशंस अप्लाइड, बट आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज इसलिए करनी पड़ती है. चलो, डिस्क्लोजर इन सेक्शन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ एनुअल रिपोर्ट. तो बेसिकली जो हमने देखा कि रिपोर्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, वो हम लोग एनुअल रिपोर्ट में डालेंगे. तो उस रिपोर्ट में क्या मेंशन होगा? उस रिपोर्ट में ये भी होगा वन ऑफ द पार्ट दैट कि एलिमेंट्स ऑफ रेम्यूनरेशन पैकेज, कि हम जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं हम किस बेसिस पे उसको कैलकुलेट कर रहे हैं. डिटेल्स ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स्ड कंपोनेंट्स लिंक्ड इंसेंटिव, के इंसेंटिव्स दे रहे हैं तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स कैसा है, फिक्स्ड कंपोनेंट्स हम कितना दे रहे हैं, फिक्स सैलरी कितना दे रहे हैं, इंसेंटिव्स कितना दे रहे हैं. सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स नोटिस देना है एंड
पीरियड प्लस सर्विस फीस। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? इफ़ यू हैव सीन इन डीपीए, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं बेटा? तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो एक एम्प्लॉई है वो जॉब पे जा रहा है, उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर बन रहा है, इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, नोटिस पीरियड क्या होगा एम्प्लॉयज़ के लिए, सो दैट। स्टॉक ऑप्शन डिटेल्स क्या है कि ईसॉप दे रहे हो क्या आप? तो बेसिकली ये जो है ये डायरेक्टर्स को मिलने वाले ईसॉप स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स हो गए, या फिर उनका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स कैसा होगा, या फिर डिटेल्स ऑफ परफॉर्मेंस इंसेंटिव या फिक्स कंपोनेंट्स कितना दे रहे हैं। फिर ऑल एलिमेंट्स वी हैव टू मेंशन ओवर देयर दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ रेम्यूनरेशन पैकेज हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज वी डिड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर. We are quite done with RPT disclosure to audit committee. We are done with accounting standard. No, we are not. Remuneration, management and report on COGO and compliance. Are we done with compliance? No. Let's see that. कंप्लायंस का क्या डिस्क्लोजर दे सकते हो? पहले सोचो उसको कि कब, जस्ट पढ़ने के पहले एक बार सोचो कि कंप्लायंस का अगर डिस्क्लोजर देना है तो आर वी अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग जो भी कंप्लायंस करें उसको कोई ना कोई ऑडिटर या फिर पीसीएस जो है वो एक कंप्लायंस रिपोर्ट बना के देता है. So that compliance has to be submitted, right? Then or disclosed, right? Then such certificate sent to, this is what it says, that such certificate sent to all shareholders along with annual report. Annual report के साथ हम compliance report भी देते हैं. If you remember secretarial audit होता है, वो सारी चीज़ें annual report के साथ भी हम mention करते हैं. चेयरमैन स्पीच इन एजीएम कैरियर सेक्शन ऑन कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. जो एजीएम होती है वहाँ पे चेयरमैन का जो भी स्पीच रेडी होता है उसमें एक पार्ट चेयरमैन के लिए ये भी होता है कि कंप्लायंस कैसा हो रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्लायंस वी सॉ दैट कि हमको सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा ऑडिटर से या फिर पीसी से कि कंप्लायंस कैसा हो रहा है कोको का. सेकेंडली वी हैव टू सेंड दी सर्टिफिकेट टू ऑल दी शेयर होल्डर्स विद द एनुअल रिपोर्ट. एंड चेयरमैन का जो स्पीच होगा एजीएम में वो कैरी करेगा सेक्शन ऑन कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. So we quietly done with RPT. We are done with remuneration, management, report, compliance. दो चीज़ें बाकी है which is board disclosure and schedule of implementation and accounting standard. Now schedule of implementation. Let's understand that schedule of implementation. What does it say? CPSE जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सबमिट करेगी. फर्स्ट थिंग आर वी अंडरस्टैंडिंग वन थिंग दैट दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट सीपीएसई. अगेन प्रॉब्लम ये कि रिटेन करना मुश्किल है कि भाई इतना बड़ा आंसर जो है सीपीएसई का है, ठीक है. और ये क्वेश्चन में कैसे आएगा कि नोटिफाई द डिस्क्लोजर एंड ट्रांजैक्शन अंडर सीपीएसई, क्योंकि इतना बड़ा आंसर तो आ नहीं सकता 4 मार्क के लिए, और अगर आएगा तो बहुत ही शॉर्टकट में लिखना है फिर. तो दैट इज इट. मतलब ऐसे पॉइंटर्स डाल सकते हैं दैट डिस्क्लोजर एंड ट्रांजैक्शन बताओ सीपीएसई का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या सीन है सीपीएसई में वो बता दो, फीचर्स, ऑडिट कमेटी के बारे में बता दो सीपीएसई के अंडर. तो ये लर्न रिटेन करना पड़ेगा आपको कि किस में कौन से पॉइंटर्स हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. स्केड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में क्या बोल रहा है दैट सीपीएसई जो है वो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करेगी विद 15 days ऑफ ईच क्वार्टर. फर्निश करेगी रिपोर्ट टू डीपीई बाय 31 मई एवरी ईयर. में है ना, मई एवरी फाइनेंशियल ईयर. 31 मई मतलब आपका जो 30 मार्च को ख़त्म हो रहा है तो अप्रैल मई मतलब 2 महीने के बाद आप फर्निश करोगे रिपोर्ट डीपीई को. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिनिस्टर्स को भी कंसोलिडेट इन्फॉर्मेशन दोगे आप. अच्छा ये उसका ही पार्ट है दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिनिस्टर्स को कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन दोगे कभी, तो फर्निश करोगे रिपोर्ट डीपीई को बाय 31 मई एवरी ईयर. सो आरपीटी डन. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लेते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है दैट ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आप जो फाइनेंशियल वाइल प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ट्रीटमेंट कैसा कर रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, दैट यू शुड डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ मैनेजमेंट इवैल्यूएशन की मैनेजमेंट कैसे इवैल्यूएट करिए. Then just one point which is board disclosure risk management. Let's see that. It says board disclosure risk management lay down procedure to inform board about risk assessment minimization process. Wow, very nice. Procedures shall periodically review. अच्छा आई वी अंडरस्टैंडिंग कि जो भी प्रोसीजर्स है पीरियोडिकली रिव्यू होनी चाहिए बोर्ड डिस्क्लोजर के रिस्क मैनेजमेंट की. पीरियोडिकली रिव्यू वाला तो पॉइंट समझ आ रहा है. ली डाउन प्रोसीजर टू इन्फॉर्म बोर्ड अबाउट रिस्क की बेसिकली रिस्क जो होता है कंपनी में आने वाले आपको वो भी एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा कि बोर्ड को कैसे इन्फॉर्म करना है अबाउट द रिस्क.
ऐसा थोड़ी है कि आपको भी तुरंत पता चला, आपने तुरंत इन्फॉर्म कर दिया। आपको पहले उस पर सर्वे करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, बोर्ड को तो इन्फॉर्म करना ही है। दैट्स नॉट दी वरी। असेसमेंट मिनिमाइजेशन एंड प्रोसेस, ठीक है। डू यू वांट मी टू bind this in one page? Do you want me to do that? I'm tired of this, but still, let's see if I can do it. All right. See, let's do this. We can do it. We can do it. Okay, let's understand that. Disclosure we are doing, part 5 we are in right now. Disclosure and transactions we are doing the question that is CPSE का features guidelines on COGO. सो वी सॉ दैट इसमें हमारे कुछ 7-8 पॉइंट्स है कि आरपीटी का डिस्क्लोजर देना ऑडिट कमेटी को, बोर्ड डिस्क्लोजर अबाउट आरएम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, मैनेजमेंट रिपोर्ट ऑन कोगो, कंप्लायंस, शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। 8 पॉइंट देख के पहले तुम लोग खुद सोचो कि तुमको कुछ याद आ रहा है क्या। कंप्लायंस के बारे में क्या बोला था? कंप्लायंस के बारे में, इफ आई रिमेंबर, कंप्लायंस के बारे में बोला था बेटा कि क्या बोला था? कंप्लायंस के बारे में बोला था कि कंप्लायंस के बारे में क्या बोला था? कंप्लायंस के बारे में बताया था कि हमको ऑडिटर्स से या फिर पीसीएस से सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है, वो शेयर होल्डर्स को देना है। किसके साथ देना है? जो भी आप नोटिस दोगे ना, एनुअल रिपोर्ट दोगे, उसके साथ देना है आपको सर्टिफिकेट। सेंड टू ऑल शेयर होल्डर्स अलॉन्ग विद द एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के साथ आपको सर्टिफिकेट देना है ऑडिटर्स का। और क्या पढ़ा था इसमें हमने? दैट चेयरमैन का जो स्पीच होगा एजीएम में, कैरियर सेक्शन कंप्लायंस ऑफ कोगो, ठीक है। तो कंप्लायंस भी 3 पॉइंट कौन से आगे बेटा? दैट जो भी सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है आपने ऑडिटर से या फिर पीसीएस से अबाउट कंप्लायंस ऑफ कोगो, दैट हैज़ टू बी सेंड टू ऑल शेयर होल्डर्स अलॉन्ग विद एनुअल रिपोर्ट। एंड चेयरमैन का जो स्पीच होगा एजीएम में, दैट वुड कैरियर सेक्शन ऑन कोगो, ठीक है। तो कंप्लायंस समझ में आ गया। स्केड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में क्या था? कुछ याद आ रहा है? Schedule of implementation talked about schedule of implementation talked about कि रिपोर्ट देना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो सीपीएसई जो है वो सबमिट करेगा क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट विदिन 15 days ऑफ ईच क्वार्टर। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर मिनिस्ट्रीज जो है वो कंसोलिडेट इन्फॉर्मेशन देंगे 31 में एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर। कंप्लायंस और स्केड्यूल हो गया। रिपोर्ट ऑन कोगो क्या था? रिपोर्ट ऑन कोगो इफ आई रिमेंबर ये था कि गवर्नेंस के एक सेक्शन होता है एनुअल रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट ऑन कोगो सेपरेट सेक्शन इन एनुअल रिपोर्ट, सेम, ठीक है। ये तीनों हो गए। चलो मैनेजमेंट के बारे में क्या बताया था कि एज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट शुड बी पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। बेसिकली जो एनुअल रिपोर्ट में जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट का सेक्शन होता है, वहाँ पे मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस मेंशन करना है। फिर था रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। हमने देखा कि जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं उनके रेम्यूनरेशन को एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो और सारे एलिमेंट्स बताओ कि रेम्यूनरेशन पैकेज कैसे डिसाइड करो, फिक्स कंपोनेंट और इंसेंटिव्स बताओ। एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है, पीरियड, सेवरेंस फीस क्या होगी, स्टॉक ऑप्शन डिटेल्स कुछ दे रहे हो तो वो बताओ। दैट वाज अंडर रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर। आफ्टरवर्ड्स वी हैड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करते टाइम आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट कैसे दे रहे हो वो बताओ और डिस्क्लोज करो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ मैनेजमेंट एवेल्युएशन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देन बोर्ड डिस्क्लोजर अबाउट आरएम। बोर्ड डिस्क्लोजर ये था दैट प्रोसीजर शेल पीरियडिकली रिव्यू एंड लीड ऑफ प्रोसीजर टू, मतलब आरएम के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएं तो एक प्रोसीजर बना लो, दैट्स इट। देन सबसे अच्छा अपना था आरपीटी डिस्क्लोजर टू ऑडिट कमेटी। तो ये बताया कि समरी में दे दो आरपीटी का प्लेस आउट बिफोर ऑडिट कमेटी, और कोई मटेरियल इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस है विद रिलेटेड पार्टी जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं, तो डिटेल्ड आप ऑडिट कमेटी के सामने उसको प्लेस आउट कर दो। सो दिस इज इट, वी आर डन विथ अवर टॉपिक विच salient features of guidelines on COGO for CPSEs 2010, in which we saw board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पॉइंट था डायरेक्टर्स कंपोजिशन क्या, बोर्ड मीटिंग तो क्या, कंप्लायंस, एओसी, रोल क्लैरिटी, ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्टर। देन वी सो ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में वी सो क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, रिव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय